हाय, आपको अपने एनसीईआरटी लर्नर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स, मतलब बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं ब्रिटिश रूल के समय में क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज की, और जनरली हम फोकस करेंगे दो इंडस्ट्रीज पर, एक तो टेक्सटाइल और दूसरा जो है आयरन एंड स्टील। ये दोनों ही इंडस्ट्रीज काफी क्रूशियल थी मॉडर्न वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, और इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ब्रिटेन का, उसका काफी क्लोज कनेक्शन था कॉलोनाइजेशन जो इंडिया में हुआ। और इसमें हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इंडियन टेक्सटाइल और वर्ल्ड मार्केट की। इसमें हम देखेंगे कि 1750 के आसपास जब ब्रिटिश ने बंगाल को नहीं जीता था तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होता था कॉटन टेक्सटाइल का, और जब उसने कब्जा कर लिया तो जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे चेंज होने लगी। तो क्या हुई इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद हम बहुत सारे वर्ड्स की बात करेंगे जैसे कि मुस्लिन, इसके बाद कैलिको, और हम देखेंगे कि इन शब्दों में क्या इतिहास छिपा हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन टेक्सटाइल यूरोपियन मार्केट में। इसमें हम देखेंगे कि 18वीं सेंचुरी की शुरुआत तक आते आते भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि इंग्लैंड के जो ऊल और सिल्क मेकर थे वो भारतीय कपड़ों के इंपोर्ट का विरोध करने लगे थे। तो हम देखेंगे कि उनके दबाव से क्या फर्क पड़ा। इसके बाद हम बात करेंगे कि हु वेयर वीवर्स, मतलब बुनकर कौन थे। इसमें हम उनके समुदाय के बारे में जानेंगे, और जो कपड़ा बनाने का जो एक तरह से तरीका होता था उसके बहुत सारे स्टेज को हम जानेंगे। इसके बाद हम देखेंगे द डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, मतलब भारतीय कपड़ों का जो पतन होने लगा, तो इसको हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे कॉटन मिल्स की जो हमें इंडिया में देखने को मिली। अगर हम बात करें पहले कॉटन मिल की तो इंडिया में वो आई थी 1854 में एज अ स्पिनिंग मिल। तो हम ये देखेंगे और इसके बारे में और भी बहुत सारा चीज जानेंगे। इसके बाद हम आयरन और स्टील इंडस्ट्री के बारे में जानने से पहले हम टिप्पू सुल्तान की तलवार के बारे में और उच्च स्टील के बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अबेंडेंड फर्नेस इन विलेज, मतलब गाँवों में जो उजड़ी भट्टियां थी उनके बारे में हम जानेंगे। इसमें हम देखेंगे कि 19वीं सेंचुरी के अंत तक आते आते जो आयरन स्मेल्टिंग का हुनर था वो खत्म होने लगा था। ज़्यादातर गाँव में जो फर्नेस होती थी वो ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का जो उत्पादन था वो गिरते जा रहा था। तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। और उसके बाद हम फाइनली बात करेंगे आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज की जो कि इंडिया में हमें देखने को मिली। तो हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिना देर किए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मैकेनाइज प्रोडक्शन जो थी कॉटन टेक्सटाइल की, उसने जो है 19वीं सेंचुरी में ब्रिटेन को दुनिया का सबसे प्रमुख इंडस्ट्रियल नेशन बना दिया था। और जब 1850 के दशक से जब ब्रिटेन का आयरन और स्टील इंडस्ट्री बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगा तो ब्रिटेन जो है वो वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड कहलाने लगा, मतलब दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन और भारत पर कंक्यूस्ट और कॉलोनाइजेशन में गहरा संबंध था। जो है चैप्टर 2 में देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड की रक्षा करने के लिए किस तरह इंडियन टेरिटरी पर कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का जो ढांचा था, मतलब पैटर्न था, वो बदलता गया। 18वीं सेंचुरी के आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से चीजें खरीदती थी और उन्हें इंग्लैंड या यूरोप में ले जाकर बेच देती थी, और इससे जो है उसे भारी मुनाफा होता था। जैसे जैसे ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ने लगा, वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भारत को अपने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के विशाल बाजार के रूप में दिखने लगे, और इस तरह हम देखते हैं कि ब्रिटेन से जो तैयार माल होता था वो भारत के बाजार में आने लगा। इससे जो है इंडियन क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज पर कैसे प्रभाव पड़ा, इसी क्वेश्चन का हम इस चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए अब हम बात करेंगे इंडियन टेक्सटाइल और वर्ल्ड मार्केट की। आगे बढ़ने से पहले आप इस फिगर को देखिए, ये पटोला वीव है।
ये जो है अगर हम बात करें तो 19वीं सेंचुरी के मिड के आसपास की है। और ये जो पटोला बुनाई थी ये सूरत, अहमदाबाद और पाटन में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहाँ यह स्थानीय जो बुनाई परंपरा थी, मतलब जो ट्रेडिशनल वीविंग थी, उसका काफ़ी अहम हिस्सा बन गई थी। तो आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल पर अंग्रेज की विजय से पहले 1750 के आसपास भारत जो है पूरी दुनिया में कॉटन टेक्सटाइल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था। भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगरी जो थी उसके लिए दुनिया भर में मशहूर थे। साउथ ईस्ट एशिया जैसे कि जावा, सुमात्रा और पेनांग, इसके अलावा वेस्ट और सेंट्रल एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं सेंचुरी से यूरोप की ट्रेडिंग कंपनियां यूरोप में बेचने के लिए भारतीय कपड़े खरीदने लगी थी। इस फलते फूलते व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्दों में आज भी जिंदा है। ऐसे शब्दों की जड़ों को ढूंढना और उनके अर्थ जानना बड़ा ही मजेदार होता है। तो आइए अब हम उन वर्ड्स की बात करते हैं जिसमें इतिहास छिपा हुआ है। तो यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आया जो फाइन कॉटन क्लॉथ था, मतलब कि सूती कपड़ा जो था, सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसूल शहर में अरब के व्यापारियों के पास देखा था। इसी आधार पर वे बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन मतलब मलमल कहने लगे। जल्द ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया। स्पाइसेस मतलब मसालों की तलाश में जब पहली बार पुर्तगाली जो है वो भारत आए तो उन्होंने साउथ वेस्ट भारत में केरल के तट पर कैलिकट में डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ मतलब स्पाइसेस के साथ साथ सूती कपड़ा मतलब कॉटन टेक्सटाइल भी लेते गए। कैलिकट से निकले शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में हर तरह के जो भी मतलब कॉटन टेक्सटाइल होते थे उसको कैलिको ही कहा जाने लगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो वेस्टर्न मार्केट में भारतीय कपड़ों की लोकप्रियता की कहानी कहते हैं। आप इस फिगर को देखिए, इसमें एक ऑर्डर बुक का पेज देख सकते हैं जिसे जो है 1730 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता स्थित अपने रिप्रेजेंटेटिव के पास भेजा था। बही के मुताबिक उस साल कपड़े के 5,89,000 मतलब 5,89,000 थानों का ऑर्डर मिला था। यदि आप इसी बही के पेजों को पलटते तो आपको पता चलता कि उसमें जो है कॉटन और सिल्क कपड़ों की 98 वेराइटीज मतलब 98 किस्मों का जिक्र किया गया है। यूरोपियन ट्रेडर उन्हें पीस गुड कहते थे जो आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा होता था। गौर से देखिए बही में किस तरह एक एक चीज की कीमत लंदन में ही तय कर दी गई थी। ये सामान मंगाने के लिए कंपनी को 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे क्योंकि ऑर्डर को भारत भेजने, जरूरी कपड़ा बनवाने और उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाता था। जब कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे तो उन्हें नीलामी के जरिए बेच दिया जाता था। आइए अब हम इसी बुक में दी गई डिफरेंट वैरायटीज़ के नामों को देखें। थोक में जिन कपड़ों का ऑर्डर दिया गया था उनमें जो है छापेदार जो सूती कपड़े होते थे मतलब कि जो प्रिंटेड कॉटन क्लॉथ थे वो भी शामिल थे। उन्हें जो है ये व्यापारी चिंटज, कोसा और बंडाना कहते थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेजी का चिंटज शब्द कहाँ से आया है? जी हाँ, यह हिंदी के छिंट शब्द से निकला है। हमारे यहाँ छिंट जो है वो कलरफुल फूल पत्तियों वाले जो छोटे छापे होते हैं मतलब प्रिंटेड जो कपड़े होते हैं उसे कहा जाता है। 1680 के दशक तक इंग्लैंड और यूरोप में प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल की जबरदस्त मांग पैदा हो चुकी थी। आकर्षक फूल पत्तियों, फाइन टेक्सचर और सस्ती कीमत की वजह से भारतीय कपड़े का एक अलग ही रुतबा था। इंग्लैंड के रईस ही नहीं बल्कि खुद महारानी भी भारतीय कपड़ों को ही पहनती थी।
बंडाना शब्द का इस्तेमाल गले या सिर पर पहनने वाले ब्राइट कलर के प्रिंटेड स्कार्फ के लिए किया जाता है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है। इस श्रेणी में ब्राइट कलर वाले ऐसे बहुत सारे वैरायटी के कपड़े आते थे जिन्हें टाइंग और डाइंग मतलब बांधने और रंगसाजी के मेथड से ही बनाया जाता था। आप इस फिगर में बंडाना डिजाइन को देखिए। इस कपड़े के बीच में गुजरती लकीर को ध्यान से देखिए। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? दरअसल इस ओढ़नी में दो बांधकर रंगे गए सिल्क कपड़े के टुकड़ों को सोने की कढ़ाई के जरिए एक दूसरे से स्टिच किया जाता था, मतलब सी दिया जाता था। ये जो शैली थी बंडना की, ये कपड़े अधिकांश आपको राजस्थान और गुजरात में बनाए जाते थे। तो आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर बुक में कई दूसरी तरह के कपड़ों का भी जिक्र था जिनका नाम उनके प्लेस ऑफ ओरिजिन मतलब जन्म स्थान के अनुसार लिखा गया है, जैसे कासिम बाजार, पटना, कलकत्ता, उड़ीसा, चारपुर आदि। इन शब्दों के बड़े पैमाने पे यूज से पता चलता है कि दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में भारतीय कपड़े कितने मशहूर हो चुके थे। तो आइए अब बात करते हैं इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट, मतलब यूरोपीय मार्केट में भारतीय कपड़ों का क्या स्थिति था। 18वीं सेंचुरी तक आते आते हम देखते हैं कि भारतीय कपड़े की लोकप्रियता से बेचैन होकर इंग्लैंड के ऊल और जो सिल्क मेकर थे उन्होंने भारतीय कपड़ों के इंपोर्ट का विरोध करने लगे। इसी दबाव के कारण 1720 में ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में प्रिंटेड सिल्क टेक्सटाइल मतलब चिंड्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया। संयोगवश इस कानून को भी कैलिको एक्ट ही कहा जाता था। उस समय इंग्लैंड में नए नए कपड़ा कारखाने मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुल रहे थे। भारतीय कपड़ों के सामने लाचार इंग्लिश प्रोड्यूसर अपने देश में भारतीय कपड़ों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी चाहते थे ताकि पूरे इंग्लैंड में केवल उन्हीं का कपड़ा बिके। इस क्रम में इंग्लैंड की सरकार ने सबसे पहले कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री को ही गवर्नमेंट प्रोटेक्शन में विकसित किया। अब सफेद मसलिन मतलब मलमल या बिना ब्लीच किए गए भारतीय कपड़े पर इंग्लैंड में ही भारतीय डिजाइन छापे जाने लगे। भारतीय कपड़ों की इस होड़ में हम देखते हैं कि इंग्लैंड में तकनीकी सुधारों की जरूरत दिखाई देने लगी थी। और फिर हम देखते हैं कि 1764 में जॉन के ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया, जिससे जो है ट्रेडिशनल स्पिंडल्स की जो प्रोडक्टिविटी थी वो काफी बढ़ गई। स्पिनिंग जेनी एक ऐसी मशीन थी जिस पर एक वर्कर एक साथ कई स्पिंडल्स, जिस पर मतलब धागा बांधते हैं, उस पर काम कर सकते थे। जब पहिया घूमता था मतलब जो व्हील होती है वो घूमती थी तो सारी जो स्पिंडल्स होती थी वो घूमने लगती थी। और फिर आगे जाकर 1786 में हम देखते हैं कि रिचर्ड आर्कराइट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया, जिसने जो है कॉटन टेक्सटाइल की बुनाई को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, मतलब क्रांतिकारी रूप से बदल दिया। अब बहुत सारा कपड़ा जो है वो बेहद कम कीमत पर तैयार किया जा सकता था। इसके बावजूद हम देखते हैं कि दुनिया के बाजारों पर भारतीय कपड़ों का दबदबा 18वीं शताब्दी मतलब 18th सेंचुरी के आखिर तक बना रहा। डच, फ्रेंच, ब्रिटिश और अन्य जो यूरोपियन कंपनियां थी उन्होंने इस व्यापार से बेहिसाब मुनाफा कमाया था। ये कंपनियां भारत आकर सिल्वर के बदले कॉटन और सिल्क कपड़े खरीदती थी। लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि जब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का पॉलिटिकल कंट्रोल मिल गई तो उसे भारतीय चीजें खरीदने के लिए सिल्वर मंगाने की जरूरत नहीं रही। इसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ही किसानों और जमींदारों से रेवेन्यू इकट्ठा करके उसी पैसे से कपड़ा खरीदने लगी। जैसे जैसे यूरोपियन व्यापार फैला, अलग अलग बंदरगाहों पर हम देखते हैं कि जो व्यापारिक सेटलमेंट होती थी वो भी बनने लगी। और कोचिन में डच मतलब कि सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो वो 17वीं सेंचुरी में विकसित हुई। आप इस फिगर में सेटलमेंट के चारों तरफ स्थित किलेबंदी को देख सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस मैप को देखिए। इसमें मेजर सेंटर जो थे वीविंग के मतलब लेट 18th सेंचुरी में उसको दिखाया गया है।
अगर आप इस मैप को देखें तो पाएंगे कि 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में कपड़ा जो प्रोडक्शन था वो जो है वो 4 रीजन में ही कंसंट्रेटेड था। और इन सब में अगर हम बात करें तो बंगाल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर में से एक था। डेल्टा की बहुत सारी नदियों से सटे बंगाल के प्रोडक्शन सेंटर अपना माल दूर दूर तक आसानी से बेच सकते थे। याद रखें कि इस समय नदियों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। क्यों? क्योंकि 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में रेलवे की शुरुआत नहीं हुई थी और सड़कें भी अभी बननी ही शुरू हुई थी। ईस्टर्न बंगाल जो कि अभी बांग्लादेश है, उसमें स्थित ढाका 18वीं सेंचुरी में सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में था। यह शहर अपनी मलमल और जमदानी बुनाई के लिए दूर दूर तक फेमस था। यदि आप मैप में साउदर्न पार्ट को देखें तो मद्रास से नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश तक फैले कोरोमंडल तट के साथ साथ कॉटन वीविंग सेंटर का एक और समूह आपको दिखाई पड़ेगा। और अगर हम बात करें वेस्टर्न कोस्ट पर तो उसमें आपको मुख्य रूप से वीविंग सेंटर गुजरात में स्थित दिखाई देंगे। तो ये हमने मैप के थ्रू बहुत सारे सेंटर्स के बारे में जाना। अब हम जानेंगे कि हु वेयर वीवर्स, मतलब बुनकर कौन थे। वीवर्स मतलब बुनकर आमतौर पर बुनाई का काम करने वाले कम्युनिटी के ही कारीगर होते थे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी इसी हुनर को आगे बढ़ाते थे। बंगाल के तांती, नॉर्थ इंडिया के जुलाहे या मोमिन, साउथ इंडिया के साले व केकलवाड़ तथा देवांग कम्युनिटी बुनकरी के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। आइए अब बात करते हैं स्टेजेस जो है प्रोडक्शन की। तो पहला जो स्टेज था प्रोडक्शन का वो होता था स्पिनिंग। ये जो वर्क था ये ज़्यादातर महिलाओं के ही जिम्मे होता था। चरखा और तकली घर घर में पाए जाते थे। धागे को चरखे पर स्पिन करके तकली पर लपेट दिया जाता था। जब स्पिनिंग पूरी हो जाती थी तो बुनकर जो है इस धागे से कपड़े बनाते थे। ज़्यादातर जो समुदाय होते थे मतलब कम्युनिटी होती थी उसमें बुनाई का काम जो है वो मेन करते थे, मतलब पुरुष ही करते थे। कलर टेक्सटाइल मतलब रंगीन जो कपड़ा था उसको बनाने के लिए जिन लोगों की ज़रूरत होती थी उनको बोलते थे रंगरेज। ये जो है मतलब कपड़ा को रंगीन बना देते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो प्रिंटेड क्लॉथ होते थे इनको बनाने के लिए बुनकरों को चिप्पीगर नामक माहिर कारीगरों की ज़रूरत होती थी। हैंडलूम वीविंग और उससे जुड़े ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय जो थे उससे जो है लाखों भारतीयों की रोजी रोटी चलती थी। आइए अब हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, मतलब आखिर जो है भारतीय कपड़ों का पतन क्यों हुआ, इसको अब हम समझेंगे। ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्री के विकास से भारतीय टेक्सटाइल प्रोड्यूसर पर कई तरह के असर पड़े। पहला, अब जो है इंडियन टेक्सटाइल को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश टेक्सटाइल से मुकाबला करना पड़ता था। अगर दूसरे असर की बात करें तो भारत से इंग्लैंड को कपड़े का जो एक्सपोर्ट होता था वो अब मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने जो है भारत से आने वाले कपड़े पर भारी ड्यूटीज लगा दिए थे। इन सब के कारण हम देखते हैं कि इंग्लैंड में बने जो कॉटन टेक्सटाइल थे उसने जो है 19वीं सेंचुरी की शुरुआत तक भारतीय कपड़े को अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के ट्रेडिशनल मार्केट से बाहर कर दिया था। इसकी वजह से हमारे यहाँ के हजारों जो वीवर थे मतलब बुनकर जो थे वो बेरोजगार हो गए। सबसे बुरी मार अगर हम बात करें तो बंगाल के वीवर्स पर पड़ी थी। ब्रिटिश और यूरोपियन जो कंपनियां थी उन्होंने भारतीय माल खरीदने बंद कर दिए और उनके एजेंटों ने क्या किया कि जो एडवांसेस वो देते थे उसे भी अब एक तरह से बंद कर दिया। इससे परेशान हो गए बुनकर और उन्होंने मदद के लिए बार बार गवर्नमेंट से गुहार लगाई, लेकिन अभी तो इससे भी बुरा होना बाकी था। 1830 के दशक तक हम देखते हैं कि भारतीय बाजार में ब्रिटेन की बनी जो कॉटन क्लॉथ मतलब सूती कपड़े होते थे उससे बाढ़ सी आ गई थी। और 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई थी कि भारत के लोग जितना कॉटन क्लॉथ पहनते थे उसमें 2/3 जो है वो ब्रिटेन का बना होता था। इससे जो है न केवल वीवर्स बल्कि स्पिनर की भी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। जो लाखों ग्रामीण महिलाएं जो अपना आजीविका जो है वो कॉटन थ्रेड को स्पिन करके चला रही थी वो जो है अब बेरोजगार हो गई।
लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जो हैंडलूम से होने वाली बुनाई थी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। इसकी वजह ये थी कि कुछ किस्म के जो कपड़े होते हैं उसको मशीनों पर नहीं बनाई जा सकती थी। भला जो बहुत ही मुश्किल जो बॉर्डर हम बनाते हैं साड़ियों में या फिर जो ट्रेडिशनल बुनाई होती थी कपड़ों पर, वो मशीन पर कैसे बन सकती थी। और अगर हम बात करें इस कपड़ों की डिमांड की, तो ये कपड़ों की डिमांड जो है न केवल अमीरों में थी बल्कि मिडिल क्लास में भी बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा एक और वजह थी और वो थी कि ब्रिटेन के कपड़ा मिलों में जो मोटा कपड़ा भारतीय गरीब पहनते थे वो भी नहीं बनती थी। तो आगे बढ़ते हैं। आपने वेस्टर्न इंडिया में स्थित सोलापुर और साउथ इंडिया में स्थित मदुरा का नाम जरूर सुना होगा। ये जो शहर थे ये 19वीं सेंचुरी के आखिर में वीविंग के नए, अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट जो सेंटर होता है उसके रूप में सामने आए थे। बाद में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भी लोगों से आह्वान किया था कि वे जो है इंपोर्टेड कपड़े का बहिष्कार करें और हाथ से जो बने कपड़े होते हैं उनको ही पहने। इस तरह खादी जो है वो नेशनलिज्म का सिंबल बनता चला गया और हम देखते हैं कि चरखा जो है वो भारत की पहचान बन गया और 1931 में उसे इंडियन नेशनल कांग्रेस के तिरंगे झंडे की बीच वाली पट्टी में जगह दी गई। आइए अब जानते हैं कि वो जो वीवर्स और स्पिनर्स थे जिन्होंने अपनी आजीविका के साधन खो दिए थे उनका क्या हुआ। उनमें से बहुत सारे जो वीवर्स थे वो खेतों में मजदूरी का काम करने लगे। इसके अलावा कुछ जो है काम की तलाश में शहरों की तरफ चले गए और बहुत से जो है वो देश के बाहर अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बागानों में काम करने के लिए चले गए। इन सब के अलावा जो कुछ हैंडलूम वीवर बच गए थे, बम्बई, अहमदाबाद, सोलापुर, नागपुर और कानपुर में जो नए कपड़ा कारखाने खुले थे उनमें उन्हें नौकरी मिल गई। ये तो हमने वीवर्स के बारे में डिटेल में जाना। अब हम बात करेंगे कॉटन मिल्स की। तो अगर हम पहले कॉटन मिल की बात करें इंडिया में तो वो सेटअप हुई थी एज अ स्पिनिंग मिल और वो भी बॉम्बे में 1854 में। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही भारत से इंग्लैंड और चीन को होने वाले रॉ कॉटन के एक्सपोर्ट के लिए बम्बई जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट बन चुका था, मतलब बंदरगाह बन चुका था। बॉम्बे जो है वो काफ़ी क्लोज था वेस्टर्न इंडिया के उस पार्ट से जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती थी और कॉटन जो है वो ग्रो किया जाता था। और जब वहाँ कॉटन टेक्सटाइल मिलों की स्थापना हुई तो उन्हें रॉ मटेरियल आसानी से मिलने लगे। 1900 तक आते आते हम देखते हैं कि बॉम्बे में 84 जो है वो कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। उनमें से बहुत सारी जो मिलें थी वो पारसी और गुजराती बिजनेसमैन ने खोली थी जो कि चाइना के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी पैसा कमा चुके थे। इस दौरान कई दूसरे शहरों में भी कई कारखाने मतलब मिल जो है वो खोले गए। अहमदाबाद में अगर हम बात करें पहला मिल तो 1861 में खुला। अगले ही साल हम देखते हैं कि कानपुर में जो कि यूनाइटेड प्रोविंस में था वहां पर भी एक मिल खुल गया। कॉटन मिलों की बढ़ती संख्या के कारण जो है मजदूरों की मांग भी बढ़ने लगी। हजारों गरीब पीजेंट्स मतलब किसान, आर्टिसंस, एग्रीकल्चरल लेबरर जो है काम की तलाश में मिलों में जो है सिटी की तरफ जाने लगे। शुरुआत के कुछ दशकों के दौरान भारतीय टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा। पहली समस्या तो ये थी कि इस इंडस्ट्री को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ता था। ज़्यादातर देशों में हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट थी वो इंपोर्टेड वस्तुओं पर बहुत ही ज़्यादा हेवी ड्यूटी लगाकर अपने देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देती थी। इससे जो है कंपटीशन खत्म हो जाती थी और जो इन्फेंट इंडस्ट्री होती थी उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाता था। इन्फेंट मतलब जो अभी पूरी तरह से ग्रो नहीं की हैं। लेकिन जो कॉलोनियल गवर्नमेंट इंडिया में थी वो जो है लोकल इंडस्ट्री को आमतौर पर इस तरह की जो प्रोटेक्शन होती थी वो नहीं देती थी। लिहाजा भारत में कॉटन फैक्ट्री प्रोडक्शन की पहली बड़ी लहर जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय दिखाई दी,
जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा में काफ़ी कमी आ गई और सैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों से कपड़े का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने की मांग की जाने लगी। ये तो हमने बात की कॉटन मिल्स की। अब हम बात करेंगे टिप्पू सुल्तान की तलवार की और उर्ज स्टील की। इंडियन स्टील एंड आयरन मेटलर्जी की कहानी हम टिप्पू सुल्तान के एक मशहूर किस्से से शुरू करते हैं। ये वही टिप्पू सुल्तान है जिन्होंने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों से 4 लड़ाइयाँ लड़ी और हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते मारे गए थे। टिप्पू की विश्वविख्यात जो तलवारें हैं आज इंग्लैंड के म्यूजियम मतलब संग्रहालय की बहुमूल्य संपत्ति है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टिप्पू की तलवार इतनी खास क्यों थी? दरअसल इस तलवार की धार इतनी सख्त और पैनी थी कि वह दुश्मन के जो कवच थे उसको भी आसानी से चीर सकती थी। इस तलवार में यह गुण कार्बन की अधिक मात्रा वाली उर्ज नामक स्टील से पैदा होती थी। इस उर्ज स्टील की तलवारें बहुत ही ज्यादा शार्प होती थी जो कि पूरे साउथ इंडिया में बनाया जाता था। उनकी यह बनावट जो थी वो लोहे में कार्बन के बेहद छोटे क्रिस्टल से पैदा होती थी। टिप्पू सुल्तान की मृत्यु के 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसीसी बुकानन ने इस बात का ब्यौरा दिया कि मैसूर की सैकड़ों जो स्मेल्टिंग फर्नेसेस है उसमें उड स्टील किस तरह से बनाया जाता था। इन भट्टियों में आयरन को चारकोल के साथ मिलाकर मिट्टी की छोटी छोटी हांडियों में रख दिया जाता था। टेम्परेचर के उतार चढ़ावों को कंट्रोल करते हुए स्मेल्टर स्टील की सिलियां तैयार कर लेते थे जिनका न केवल भारत बल्कि वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी तलवार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उर्ज असल में कन्नड़ शब्द उक्कू, तेलुगु शब्द हुक्कू और तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ अंग्रेजी रूप है। भारतीय उर्ज स्टील ने यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफी आकर्षित किया था। विश्वविख्यात वैज्ञानिक और इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भी भारतीय उर्ज स्टील की विशेषताओं का 4 साल तक अध्ययन किया 1818 से लेकर 1822 के बीच में। लेकिन हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में इतनी प्रचलित उच्च स्टील निर्माण प्रक्रिया जो है वो 19वीं सेंचुरी के मिड तक आते आते पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ यहाँ पर तलवार और जो हथियार का इंडस्ट्री था वो समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए गए आयरन और स्टील का जो स्थान था वो इंग्लैंड से आए आयरन और स्टील ने ले लिया। अब हम बात करेंगे एबेंडेंट फर्नेस इन विलेज मतलब गांवों में जो उजड़ी भट्टियां थी उसके बारे में अब हम जानेंगे। उर्ज स्टील प्रोडक्शन के लिए आयरन के रिफाइनिंग की बेहद स्पेशलाइज्ड टेक्निक की जरूरत थी। लेकिन 19वीं सेंचुरी के अंत तक आयरन स्मेल्टिंग एक सामान्य अगर हम बात करें तो गतिविधि थी मतलब सामान्य बात थी। खास तौर से बिहार और सेंट्रल इंडिया के प्रत्येक जिले में ऐसे स्मेल्टर थे जो लोकल डिपॉजिट जो है ओर का उसका यूज करते थे ताकि आयरन को प्रोड्यूस कर सके और फिर उसका यूज करके बहुत सारे जो टूल्स होते थे डेली यूज का उसका मैन्युफैक्चर करते थे मतलब बनाते थे। ज़्यादातर जो फर्नेस थी वो मिट्टी और धूप में सुखाई गई ईंटों से बनी होती थी। स्मेल्टिंग का काम जो होता था वो मेन करते थे मतलब पुरुष करते थे जबकि जो महिलाएं होती थी वो बेल्लोज चलाती थी। बेल्लोज जो होती है वो एक तरह का डिवाइस होती है जिसका यूज करते हैं हम एयर को पंप करने के लिए। तो इसका यूज करके हम क्या करते थे एयर को पंप करते थे ताकि जो चारकोल है वो जलते रहे। 19वीं सेंचुरी के अंत तक आते आते आयरन स्मेल्टिंग का जो हुनर है वो खत्म होने लगा था। ज़्यादातर गाँवों में जो फर्नेसेस थी वो ठंडी पड़ चुकी थी और लोहे का मतलब आयरन का जो प्रोडक्शन था वो गिरता जा रहा था। ऐसा क्यों हुआ? इसकी एक वजह तो नए फॉरेस्ट लॉज ही थे जिनके बारे में हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने रिजर्व फॉरेस्ट में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी तो लोहा बनाने वालों को कोयले के लिए मतलब चारकोल के लिए भला लकड़ी कहाँ से मिलती और आयरन ओर भी वे कहाँ से ला सकते थे।
फॉरेस्ट लॉज को नजरअंदाज करते हुए वे अक्सर जो है चोरी छिपे जंगलों में जाकर लकड़ी इकट्ठा कर लेते थे, लेकिन लंबे समय तक केवल इसी तरह अपना कारोबार जारी रखना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। लिहाजा बहुत सारे कारीगरों ने यह पेशा छोड़ दिया और लाइवलीहुड के लिए दूसरे साधन ढूंढने लगे। कुछ एरिया में सरकार ने जंगलों में आवाजाही की अनुमति दे दी थी, लेकिन आयरन स्मेल्टर को अपनी प्रत्येक फर्नेस के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बहुत भारी कर चुकाने पड़ते थे, जिससे जो है उनकी इनकम जो है बहुत ही ज्यादा गिर जाती थी। 19वीं सेंचुरी के आखिर तक ब्रिटेन से आयरन और स्टील का जो इंपोर्ट है वो भी होने लगा था। भारतीय जो आयरन स्मिथ थे मतलब लोहार थे, वो भी घरेलू बर्तन और औजार आदि बनाने के लिए इंपोर्टेड आयरन का इस्तेमाल करने लगे थे। इसकी वजह से जो लोकल स्मेल्टर थे उनके द्वारा बनाए जा रहे लोहे की मांग कम होने लगी। आगे हम देखते हैं कि 20वीं सेंचुरी की शुरुआत तक आयरन और स्टील बनाने वाले कारीगरों के सामने एक नई चुनौती आ खड़ी हुई। तो चलिए अब हम बात करेंगे भारत में आयरन और स्टील फैक्ट्रीज की। तो साल 1904 मतलब 1904 की बात है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी जियोलॉजिस्ट चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में आयरन और डिपॉजिट की खोजबीन करते घूम रहे थे। वे भारत में एक मॉडर्न आयरन और स्टील प्लांट लगाने के लिए अच्छे आयरन ओर की सोर्स की तलाश में कई महीने और काफी सारा पैसा खर्च कर चुके थे। जमशेदजी टाटा भारत में बड़ा आयरन और स्टील इंडस्ट्री लगाने के लिए अपनी संपत्ति का बड़ा भाग खर्च करने को तैयार थे, लेकिन इसके लिए पहली शर्त ये थी कि फाइन क्वालिटी के आयरन ओर का पता लगा लिया जाए। एक दिन कई घंटे तक जंगलों में ट्रेवल करने के बाद वेल्ड और दोराबजी जो है एक छोटे से गांव में जा पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष टोकरियों में भरकर आयरन ओर ले जा रहे हैं। ये अगड़िया समुदाय के लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि वे जो है आयरन ओर कहां से लाए हैं, तो उन्होंने दूर स्थित एक पहाड़ी की तरफ उंगली उठा दी। वेल्ड और दोराबजी घने जंगलों से होते हुए काफी देर बाद थककर उस पहाड़ी पर जा पहुंचे। पहाड़ी पर अध्ययन करने के बाद वेल्ड ने बताया कि उन्हें जिस चीज की तलाश थी वो मिल चुकी है। रजहाड़ा पहाड़ियां दुनिया के सबसे बेहतरीन आयरन और भंडारों में से एक थी, लेकिन यहाँ एक परेशानी थी। यह सूखा इलाका था और फैक्ट्री चलाने के लिए आसपास कहीं पानी नहीं था। लिहाजा फैक्ट्री लगाने के लिए सही जगह के बारे में टाटा की तलाश जारी रही। अगड़िया समुदाय के लोगों ने ही आयरन ओर का एक और सोर्स ढूंढने में मदद दी, जहां से बाद में भिलाई स्टील प्लांट को आयरन ओर की आपूर्ति की गई। कुछ साल बाद सुवर्ण रेखा नदी के तट पर बहुत सारा जंगल साफ करके फैक्ट्री और एक इंडस्ट्रियल टाउन बसाने के लिए जगह बनाई गई। इस शहर को जमशेदपुर का नाम दिया गया। इस स्थान पर आयरन ओर डिपॉजिट के निकट ही पानी भी उपलब्ध था। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई, जिसमें 1912 से स्टील का उत्पादन होने लगा, मतलब प्रोडक्शन होने लगा। टिस्को की स्थापना बहुत ही सही समय पर हुई थी। 19वीं सेंचुरी में भारत आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का इंपोर्ट कर रहा था। भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियां की यहाँ भारी मांग थी। काफी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज जो विशेषज्ञ थे, यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी फाइन क्वालिटी के स्टील का प्रोडक्शन जो है वो संभव है। जब तक टिस्को की स्थापना हुई, हालात बदलने लगे थे। 1914 में पहला जो है वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। ब्रिटेन में बनने वाले स्टील को यूरोप में युद्ध संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगा दिए गए। इस तरह भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेलवे की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को की तरफ टर्न की।
जब युद्ध लंबा खिंच गया तो टिस्को को युद्ध के लिए सेल और रेलगाड़ियों के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। 1919 तक स्थिति यह हो गई थी कि टिस्को में बनने वाले 90% को कॉलोनियल गवर्नमेंट ही खरीद लेती थी। जैसे जैसे समय बीता टिस्को जो है वो समूचे ब्रिटिश एम्पायर में स्टील का सबसे बड़ा कारखाना बन चुका था। इस फिगर को देखिए, युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए टिस्को को अपनी क्षमता और फैक्ट्री का आकार बढ़ाना पड़ा। विस्तार का यह काम युद्ध के बाद भी चलता रहा। इस फिगर में पावर हाउस और बॉयलर हाउस बनाए जा रहे हैं जमशेदपुर में 1919 में। तो आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि कॉटन टेक्सटाइल की तरह ही आयरन और स्टील के मामले में भी इंडस्ट्रियल जो एक्सपेंशन हुआ वो तभी शुरू हुआ जब भारत में ब्रिटिश इंपोर्ट गिरने लगा और मार्केट में इंडस्ट्रियल गुड की मांग में इजाफा हुआ। यह बदलाव फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान और उसके बाद सामने आए। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन विकसित हुआ, इंडस्ट्रियल क्लास ताकतवर होता गया और गवर्नमेंट प्रोटेक्शन की मांग बुलंद होती गई। भारत पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार को कॉलोनियल रूल के आखिरी दशकों में इनमें से बहुत सारी मांगे माननी पड़ी। तो इसके साथ ही ये चैप्टर कंप्लीट होता है और जाने से पहले आज हम देखते हैं कि हमें एक्स्ट्रा में क्या जानना है। तो आज हम जानेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन जो जापान में हुई थी उसके शुरुआत के सालों की। 19वीं सेंचुरी के आखिर में जापान के इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतिहास भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन से बिल्कुल उल्टा दिखाई देता है। भारत में कॉलोनियल स्टेट ब्रिटिश गुड्स का बाजार बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट को किसी तरह की सहायता नहीं दी। वहीं दूसरी तरफ जापान की सरकार ने अपनी देसी जो इंडस्ट्रीज थी उसको खुलकर बढ़ावा दिया। 1868 में मतलब 1868 में जापान की सत्ता संभालने वाले मेजी रिजिम का मानना था कि जापान को वेस्टर्न डोमिनेशन का सामना करने के लिए, इसलिए उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। पोस्टल सर्विस, टेलीग्राफ, रेलवे, स्टीम पावर्ड शिपिंग, इन सब को डेवलप किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के रास्ते पर चलना चाहिए। वेस्ट से एडवांस टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट किया गया और उसे जापान की ज़रूरतों के हिसाब से ढाला गया। फॉरेन एक्सपर्ट को बुलाया गया ताकि वो जो है जापानीज प्रोफेशनल को ट्रेन कर सके। इन्वेस्टमेंट के लिए सरकारी बैंकों से इंडस्ट्रियलिस्ट को कर्ज दिए गए। सरकार ने पहले बड़े जो इंडस्ट्रीज थे उसको शुरू किए और बाद में उन्हें सस्ती कीमत पर बिजनेस फैमिली को बेच दिया। तो हमने देखा कि भारत में कॉलोनियल डोमिनेशन ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के रास्ते में बाधाएं पैदा कर दी थी, जबकि जापान में विदेशी कब्जे के भय की वजह से ही इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिल गया था। लेकिन इसका एक अर्थ ये भी था कि जापान का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वह शुरू से ही उसकी सैनिक जरूरतों से जुड़ा हुआ था। तो इसके साथ ही हमें एक्स्ट्रा में भी इतना ही जानना था। तो हमने इस चैप्टर की सारी चीज़ों को अच्छे से जान लिया। तो ठीक है, फिर मैं अगले चैप्टर के साथ मिलता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो लाने का उत्साह बना रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।